कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hello everyone, my name is Ishwar Dev. You are watching Delhi Knowledge Track. Recently I got 103 rank in JKPSC exam, and this was my first attempt, and I am 23 years old. Everyone, this video is especially for those who can't afford coaching and who are living in far-flung areas, especially in J&K. As I have qualified this in very first attempt, the resources that I have followed and those will be helpful for you as well. I will share every single thing that I have followed in these 4 to 5 years. Maybe it took a long journey, but it was beautiful, and what I have achieved right now is worth it. So जो भी चीज़ें हैं मैं उनको आपके साथ साझा करूँगा। उम्मीद है कि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इस चीज़ में रह जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, और कोचिंग करना, दिल्ली जाना या वैसा कोई चीज़ करना वो ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी रह के कर सकते हैं कुछ भी। आप मेरे बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो पाएंगे कि मैं ख़ास उतना इंटेलिजेंट या मैंने कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा है या वैसे कोई बात। मैं ब्रीफली अपने बारे में कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे इसके बारे में। मैंने अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मैंने अपने गांव से की है, एक गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद मैं शहर में आया जम्मू सिटी में। मैंने अपनी जो स्कूलिंग उसके बाद 12th तक की, 8वीं के बाद वो मैंने जम्मू एक स्कूल से की जिसका नाम नीट है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट मौलाना आज़ाद मेमोरियल कॉलेज जम्मू से की है, और दिसंबर 2020 में मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद ये मेरा पहला प्रयास था, तो इसमें मुझे सफलता मिली। एक और चीज़ मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है और यूपीएससी का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, एक भी चीज़ उसमें वेरी नहीं करती है। सो जो जम्मू कश्मीर से है और यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप एक ही तीर से 2 निशान लगा सकते हैं। तो रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले काफ़ी लोगों का कहना है कि हम ऐसे पे फोकस करेंगे, एथिक्स पे फोकस करेंगे, या उसके अलावा जो भी मेजर ऑप्शनल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो इस करके कि जब आपका मार्कशीट या आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको अगर 10-15 नंबर से भी आप कहीं गिर जाते हैं, तो फिर आपको ये लगता है कि अगर हमने कहीं उस सब्जेक्ट में भी थोड़ा फोकस किया होता तो ज़रूरी था। हाँ, ये मानना है कि ऐसे और एथिक्स में थोड़ा एफर्ट कम डालना पड़ता है और आउटपुट आपको अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आप उतना ही एफर्ट जीएस में डालते ही हैं, उन पे भी डालना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ऐसे में बुक्स रेफ़र की हैं, उसके बाद नोट्स रेफ़र किए हैं, उनके लिए एक मेरा सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर्मेट था, ताकि आपके पास जो एक फॉर्मेट रहता है उसको मैंने इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो पॉइंट्स हैं आपके रहते हैं अलग अलग डायमेंशंस में लेना है उसको, फिर उसका एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू देना है, क्या शुड थिंग्स हो सकती हैं, क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से अप्रोच करना है ऐसे को। एक प्री प्रिपेयर्ड फॉर्मेट बना के रखें ऐसे के लिए, ताकि जब आप कोई भी ऐसे आप टैकल कर सकें। 4 ऐसे हमें जब मिलते हैं तो एक मोस्ट प्रोबेबली एक फ़िलासफ़िकल होता है और दूसरा जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं जो जीएस में हम कवर करते हैं। आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। उसमें ये रहता है कि आप एक अगर फॉर्मेट बना के रख देंगे तो आप कोई भी टॉपिक अगर आपको मिल जाएगा तो आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है। उसमें आपने इतना नॉलेज एक्वायर कर लिया होता है जीएस पढ़ने के बाद, तो ऑब्वियस है कि आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। सो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस यही रहेगा कि आप एसए को बहुत फोकस करें। जितना आप एफर्ट उसमें डाल रहे हैं अपने जीएस के सब्जेक्ट्स में, उतना ही एसए पे भी डालें और उसमें अच्छे मार्क्स एक्वायर किए जा सकते हैं। उसके बाद GS1 के जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को सबसे पहले बहुत लिमिटेड रखना है।
बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते हैं लिमिटेड रखना है, लेकिन हम रख नहीं पाते हैं क्योंकि हम जब टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाते हैं तो उसमें हमें नंबर कम आने की वजह से हम फिर रिसोर्सेज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वैसे नहीं करना है। आपके जो रिसोर्सेज़ हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए आप पढ़ते हैं, मैंने भी पहले बहुत रिसोर्सेज़ को फॉलो किया, जैसे एंशंट के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़ी, मेडिवल वगैरह वो सारा, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम जो यूजुअल लोग पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा भी पढ़ी। लेकिन बाद में आप ये पाते हैं कि वो रिक्वायर्ड नहीं है, एक ही रिसोर्सेज़ को फॉलो कीजिए। बाद में मैंने तमिलनाडु बोर्ड की भी जो एनसीईआरटी आती है एंशंट और मेडिवल की, वो भी फॉलो की। लेकिन एट द एंड यही समझ में आता है कि रिसोर्सेज़ को बहुत लिमिटेड रखना है, वही आप याद भी कर पाते हैं। उसके बाद GS1 में ज्योग्राफ़ी आता है। ज्योग्राफ़ी के लिए जो एनसीईआरटीज़ हैं वो सफिशेंट हैं, उसके अलावा आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें मैपिंग बहुत ज़रूरी है, मैप को फॉलो कीजिए फ्रॉम द डे वन जो ज्योग्राफ़ी का है। उसके बाद सोसाइटी का पार्ट, विजन IAS जो है उसमें जो वो कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं मेंस के लिए, वो सफिशेंट है। जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आप बात करेंगे GS3 में सिक्योरिटी की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, ये विजन बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। उसके अलावा फिर GS1 में दूसरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बच्चे जो हैं वो डिलेमा में रहते हैं कि नितिन सिंघानिया को फॉलो करें या फ़ाइन आर्ट्स को, या फ़ाइन आर्ट सफिशेंट है या नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आर्ट एंड कल्चर को आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से कवर हो जाता है, और फ़ाइन आर्ट्स की जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, पेंटिंग्स कैसे हैं, अच्छी हैं, कैसे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग करके। तो फिर मेरे हिसाब से आपको फ़ाइन आर्ट्स की बुक ही फॉलो करनी चाहिए। नितिन सिंघानिया वो बहुत बल्कि मटेरियल हो जाता है। उसके बाद GS2 में पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें एनसीईआरटीज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। और लक्ष्मीकांत तो एक वेल नोन बुक है, वो तो हर एक इंसान पढ़ता है, इधर जो आप PSC के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो वो रिक्वायर्ड है, मस्ट है। उसके बाद IR के लिए आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बोलते हैं कि हाँ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, कंपाइलेशंस उठाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के मैं फ़ायदे बताऊंगा आपको। फ़ायदे क्या होते हैं न्यूज़पेपर के? आप जब एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको फर्स्टली तो अपने एरिया और अपनी नेशन के बारे में अवेयरनेस हो जाती है। उसके बाद आपको इंटरनेशनली क्या चीज़ें, क्या पॉलिसीज़ हो रही हैं, उनके बारे में भी आइडिया हो जाता है। उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम हैं उसके रिलेटेड भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकल आती है वहाँ से। उसके बाद आपकी जो वोकैब है वो बढ़ती है उस चीज़ से। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं और जो GS2 का पेपर है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, जैसे जैसे हम एडिटोरियल को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं स्पीडी वे में विद टाइम, वैसे ही हमें कॉम्प्रिहेंशन को भी करना होता है। तो अगर हम अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे तो वैसे ही वो रूटीन में आ जाएगा, और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। सो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए समय तो चाहिए, समय लगता है उसमें पढ़ने के लिए, लेकिन ये नहीं करना है कि उसको छोड़ दें। हाँ, ये बात भी है कि अगर आपके पास टाइम है तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, अगर नहीं तो फिर आप कंपाइलेशंस भी उठा सकते हैं। उसके बाद IR के लिए है सोशल जस्टिस, जैसे मैंने बताया कि इनके लिए कंपाइलेशन उठाइए आप। हाँ, जो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं उनके लिए आप नोट्स बना सकते हैं, जो जिनमें आपको एडिशन करना नहीं होता, या फिर आप रेगुलर वे में उसको रिवाइज़ करते रहेंगे तो वो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। स्पेशली जब एंडिंग डेज़ होते हैं आपके, जब आप एग्ज़ाम देते हैं या मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब आपको बहुत हेल्प करता है वो चीज़। GS3 की बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, बच्चे सोच के ही डर जाते हैं, स्पेशली इकनॉमिक्स का जो है। यकीन मानिए अगर आप इकनॉमिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इकनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ख़ास करके हम सीधे स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ने शुरू हो जाते हैं। मैक्रो इकनॉमिक्स की 12th क्लास की एक बुक है, उसके एंडिंग में ग्लॉसरी दी हुई है। आप उसको अगर फॉलो करेंगे फ्रॉम A to Z, जो वो ग्लॉसरी दी है, उन टर्म्स को समझिए और उनको अपने सामने रखिए जब आप एक स्टैंडर्ड बुक पे जाते हैं, ताकि क्या GDP है, NNP क्या है, वो सारी चीज़ें आपको तब पता चल जाएंगी। तो इकॉनमी को रिलेट कर पाएंगे न्यूज़पेपर में भी आप वैसे करके। उसके बाद जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वो बहुत हेल्पफुल है। उसके लिए मैंने एक सोर्स रेफ़र किया था, लॉ एक्सीलेंस कर, उससे मदद आपको मिलती है। उसमें हर एक टॉपिक के रिलेटेड जो भी डिज़ास्टर्स होते हैं उसके रिलेटेड बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। स्पेशली NDMA की जो गाइडलाइंस आती हैं
उसमें हर एक डिज़ास्टर के रिलेटेड जो इन्होंने कहा है वो बताया है उसमें। वो आपको GS2 में ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा, GS4 में जब आप केस स्टडीज सॉल्व करते हो तब आपको हेल्प करेगा, GS3 में तो करेगा ही। सो उन चीज़ों के लिए आपको ये जो मैंने कंपाइलेशन बताई वो आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई और सोर्स। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है, आप देखेंगे प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट की बहुत वाइड कवरेज है, लेकिन मेंस में थोड़ा कम पूछते हैं। इसलिए मैं यही कोशिश करता था, मैंने शंकर IAS की बुक फॉलो की थी, लेकिन उसमें आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। हाँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शंकर IAS को पढ़िए, और बिट बाय बिट पढ़ना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि उसके जो एंडिंग वाले चैप्टर्स हैं वो पढ़ने चाहिए, लेकिन अनयूजुअली कभी कभी स्टार्टिंग में, मिड वे में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो GS3 में और भी बहुत टॉपिक्स हैं। आप जो UPSC का और JKPSC का सिलेबस जो है उसको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आप शुरू करते हैं तब से ही उस सिलेबस को, वो आपके पास उन्होंने बताया है कि हमने ये चीज़ें आपसे पूछनी हैं, तो उसको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अपने पास रखिए, अपने जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे आगे लगा के रखिए, ताकि आप जैसे जैसे न्यूज़पेपर में चीज़ें आती जा रही हैं आप मार्क करेंगे उस सिलेबस पे। उसके बाद आप जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट आपने पकड़ा है उसमें रिलेट कर पाएंगे वो चीज़ें, और उनमें नोट्स बनाइए अगर आपको कंफर्टेबल है, टाइम है आपके पास, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपको एंडिंग डेज़ में इजी हो जाएगा। GS3 GS4 में मैंने 2 बुक्स फॉलो की थी, डिकोड एथिक्स और जो दूसरी लेक्सिकन की बुक आती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि लेक्सिकन की बुक में उसमें भी एक ग्लॉसरी दी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में ग्लॉसरी बहुत ज़रूरी है। उसमें टर्म्स अगर आप देखेंगे कि हाँ ये टर्म क्या कह रही है, मोरालिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, एक्चुअल में इंटीग्रिटी क्या है, वो चीज़ों में आप रूबरू हो जाएंगे उस चीज़ से जब, तो तब आपको पता चलेगा जब कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे टैकल करेंगे। एथिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि हम क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो इस करके कि हमें केस स्टडीज़ को पढ़ना होता है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना होता है, उसके बाद फिर उसको लिखना होता है, तो उतना टाइम नहीं रहता उस टाइम पे। सो एथिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप बेशक लिखिए नहीं एथिक्स के लिए, लेकिन केस स्टडीज़ को रोज़ पढ़िए, उसका एक एनालिसिस लीजिए और उसमें अपना एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे मेरे को इसको टैकल करना है। बाकी जो पार्ट 1 में 13 क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये करेंगे आपके कि जो डेली लाइफ में आपको एग्जांपल्स मिलती हैं, जो इंस्पायरिंग एग्जांपल्स हैं, इवन सिविल सर्वेंट्स जो हैं, उसके बाद बहुत सारी अजीम शख्सियतें हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है आज तक का, हमारे फोर फादर्स, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह जो कुछ भी है, हमें उन पे उनकी जो एग्जांपल्स आती जाती हैं हमें उन टॉपिक्स के साथ रिलेट करना है, और उसके साथ अगर आप एग्जांपल्स के साथ अपने आंसर्स को रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो एक इम्पैक्ट डालेगा। एथिक्स के लिए आपको दोनों पार्ट्स पे फोकस करना ज़रूरी है। आप एथिक्स को भी जितना फोकस आप GS स्टडीज़ को दे रहे हो तो उतना ही आप एथिक्स को भी दीजिए। बुक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो उनको कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट GS। उसके बाद मैं एक चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहूँगा, वो है आंसर राइटिंग। देखिए हम प्रीलिम्स तो एक बेशक एक हर्डल है, लेकिन प्रीलिम्स अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक क्वालिफाइंग नेचर ही है। बैटल कहाँ पे है, वो मेंस में है। आप कैसे लिखेंगे, आप जब पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे पाएंगे ये चीज़ के आपके पास टाइम का बहुत लैक होता है। आपको अपने आंसर को 7-10 मिनट में रिफ्लेक्ट करना होता है, आप क्या सोचते हैं एक चीज़ के बारे में वहाँ पे आपके आंसर राइटिंग स्किल्स आते हैं। और 7 से 8 क्वेश्चन आपको पर पेपर में नहीं आते हैं, किसी को भी नहीं आते हैं, इवन टॉपर्स को भी 4-5 क्वेश्चन नहीं आते हैं। वहाँ पे आपके आंसर राइटिंग स्किल काम आता है। आपने किस तरह से इंट्रोड्यूस किया है अपने आंसर को, आपने इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में क्या लिखा है, कैसे आपने क्वेश्चन को तोड़ा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और कंक्लूड कैसे किया है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए भी एक फॉर्मेट रेडी रखना वो बहुत काम आएगा आपको, स्पेशली जब आप किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हैं, आप उसको लिंक कर पाएंगे किसी रिसेंट डेटा के साथ। अपने क्वेश्चन को रिपोर्ट के साथ शुरू कीजिए, एक डेटा के साथ शुरू कीजिए, कोई सर्वे हुई है, इकनॉमिक सर्वे है या बजट में कुछ बोला है रिसेंटली,
उसके अलावा न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पड़ी है, इवन हेडलाइन भी आप डाल सकते हैं कि हाँ फ़लानी चीज़ कहाँ हुई है या वैसे कुछ करके। इसके अलावा आंसर राइटिंग अगर आप रोज़ाना करेंगे तो वो आपका हाथ बैठ जाएगा और आप रेगुलरली स्पीड इम्प्रूव करेंगे अपनी। और पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप एक अपना पेन मेंटेन करके रखिए ताकि एंडिंग डेज़ में ये बहुत डिलेमा रहता है कि कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करना है। तो एक पेन फ्रॉम द बिगिनिंग रखिए आपने, और कोशिश कीजिए कि जो आंसर राइटिंग आप करेंगे, मैं फोकस ये चीज़ करूँगा कि आप जब शुरू करते हैं तो आंसर उसी दिन से लिखना शुरू कीजिए और एक वाइट पेज लीजिए A4 साइज़, उस पे लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद नोट्स बनाने का जो है, आप ऑनलाइन भी नोट्स बना सकते हैं, ऑफ़लाइन भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं। नोट्स बनाने हैं या नहीं वो भी आपके कंफर्ट तक है। अगर आपके पास टाइम है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशली चीज़ें क्या हैं। तैयारी सब लोग कर रहे हैं, हार्ड वर्क सब लोग कर रहे हैं, लक फैक्टर भी रहता है वहाँ पे, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने खुदा भगवान से कनेक्टेड हैं तो आपका मन शांत रहेगा और अपने प्रायोरिटीज़ जो हैं उसकी तरफ भागते रहेंगे। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। जो भी मेरे को गाइडेंस, हमारे बैकग्राउंड में कोई नहीं है जो हमें गाइड कर पाता। बेशक ये बहुत मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कि उतना कोई मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन हाँ, जब ये हम बहुत एक पिछड़े इलाके से आते हैं और कुछ अचीव कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे लिए। तो तब करके मेरे दिल को खुशी मिलती है कि मेरे माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया है। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी, फिर आज तक 17-18 तक हम एक कच्चे मकान में रहते थे। उसके बाद आप ये चीज़ पाएंगे कि मेरे भैया उसके बाद मेरे साथ रहते थे। उनका मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल है। उन्होंने मेरे वालिद का भी रोल प्ले किया है, मेरी माँ का, मेरे भाई का और दोस्त का। मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त थे तो उन्होंने मेरे को उस चीज़ की कमी महसूस नहीं करवाई कभी भी। फैमिलीज़ का रोल बहुत ज़रूरी है। आप फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आपको वो रेगुलरली बूस्ट करते रहें, उससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप रिफ़्रेश भी हो जाएंगे। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. तो सोशल मीडिया का यूज़ लिमिटेड वे में करना है, एक इफ़ेक्टिव वे में। आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, जैसे डेली नॉलेज ट्रैक, इसने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंने यहीं से शुरुआत की थी। टॉपर्स के वो देखना कौन से रिसोर्सेज उन्होंने फॉलो किए हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ से हर एक सिंगल टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए और यही कहना है कि अगर एक मज़दूर का और एक हैंडीकैप्ड का बच्चा अगर कुछ कर सकता है तो उम्मीद रखिए आप भी अपनी जो गोल है उसमें लगे रहिए और ज़रूर एक ना एक दिन आप भी कुछ कर जाएंगे। अपने आप पे विश्वास रखना, अपने खुदा भगवान पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन डेली नॉलेज ट्रैक।